Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past UQ revision of respiratory system. पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट लंग इंजरी और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। तो इसके बेसिक क्लिनिकल कंडीशन या टियोलॉजी पूछी हुई है। टियोलॉजी का निमोनिक है, चिप पंच है और इसका आपने यहाँ से तैयार करना है। सी से केमिकल इंजरी हो जाएगा, ओके। एस से हीमाटोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगा, आई से इन्फेक्शन हो जाएगा, पी से फिजिकल इंजरी आ जाएगा, ओके। एक और आई से इनहेल्ड इरिटेंट है। बाकी पंच है, पी से पेनक्रियाटाइटिस, यू से यूरीमिया, सी से कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, एस से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और सबसे जो चार इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी है वो सेप्सिस है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन और गैस्ट्रिक एस्पायरेशन है। मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर उसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक्यूट एक्सुडेटिव हो गया, प्रोलिफरेटिव ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लेट फाइब्रोटिक हो गया। एक्यूट एक्सुडेटिव के अंदर लंग्स रेड होती है, हैवी होती है, बोगी होती है। और ये चीज़ आपको उसमें भी देखने को मिलती है जब आप पढ़ोगे कंजेशन ऑफ लोबार निमोनिया, ओके। प्रोलिफरेटिव ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो हो गया नीमोसाइड होते हैं, टाइप 2 नीमोसाइड होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बनेगी हाइलिन मेम्ब्रेन बनेगी। हाइलिन मेम्ब्रेन में दो चीज़ें होती है, नंबर 1 फिब्रिन रिच फ्लूइड होता है और नंबर 2 एपिथेलियल नेक्रोटिक रेमिनेंट होती है। लास्ट में लाइट फिब्रोटिक के अंदर आपको स्कारिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद इसकी क्या पूछ रहे हैं, इसके बाद इसके बेसिक पैथोजेनेसिस पूछ रहे हैं। पहले एल्व्यूलर इंसल्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई सेप्सिस हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन है, तो उसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस हो गया। इसमें प्रोटेजेस या क्या हो सकता है हमारे वो आरओएस वैसे न्यूट्रोफिल से प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन न्यूट्रोफिल के रिक्रूटमेंट कराते हैं, एक्टिवेशन होता है, मीडिएटर प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल आरओएस प्रोटीएस। वो क्या करेंगे, वो नीमोसाइट को नुकसान पहुंचाते हैं कि कैपिलरी एंडोथेलियल सेल को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोटीन रिच फ्लूइड लीक करना शुरू कर देगा। और इस प्रोटीन रिच फ्लूइड को जब हम प्रोटीन के साथ मिक्स करेंगे, प्रोटीन रिच फ्लूइड फिब्रिन को जोड़ेंगे नीमोसाइट के साथ या एपिथेलियल सेल के साथ, तो क्या बन जाएगा, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन बन जाएगी, हाइलिन मेम्ब्रेन बन जाएगी और इसकी वजह से फाइनली नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। टॉपिक डेफिनेशन भी हमारी होगी, एक्यूट इंटरस्टिशियल डिजीज भी कहते हैं, निमोनिया भी कहते हैं, अगर उसका कोई खास एटियोलॉजी ना पता हो। हमने इसकी एटियोलॉजी भी देख लिया है, ओके, पैथोजेनेसिस भी देख लिया है, मॉर्फोलॉजी भी देख लिया है और ऑलमोस्ट इसको भी देख लेते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होगा, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज होगा, सेप्सिस के अंदर, ट्रॉमा के अंदर या इन्फेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। तो हमारा एक्यूट ये तो हो गया हमारा। इसके बाद एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के जो सिनेरियोज है उसके अंदर आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को देखना होता है, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक स्मोकर है, बैरल शेप चेस्ट होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन या प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन विद अ पर्स स्लीप, इसको पिंक पफर कहते हैं। पहला क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर परसिस्टेंट कफ होती है, स्पूटम प्रोडक्शन की प्रोडक्टिव कफ होती है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव ईयर इन द एब्सेंस ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल कॉज। ये तो हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा इज द इरिवर्सिबल इन्लार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस जो कि टर्मिनल ब्रोंकियोल से डिस्टल होती है, कंप्लेंट बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाल। बाकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा में क्या डिफरेंस होता है ये हम यहाँ से तैयार कर लेते हैं, ओके। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले एज की तरफ आ जाते हैं। जो ब्रोंकाइटिस होता है 40 से लेकर 45 में, जबकि एम्फीसीमा 50 से लेकर 75 वाले को इन्वॉल्व करता है। डिस्नी आपको ज्यादा इसमें सीवियर देखने को मिलेगा एम्फीसीमा में, कफ आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलती है, स्पूटम कोपियस देखने को मिलती है, इन्फेक्शन भी आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एम्फीसीमा में देखने को मिल सकती है, कोल्ड पल्मोनरी आपको ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलता है, एयर रेजिस्टेंस भी ब्रोंकाइटिस के अंदर होती है, इलास्टिक रिकॉइल आपको कम देखने को मिलती है एम्फीसीमा में, चेस्ट रेडियोग्राफी एम्फीसीमा में हाइपर इन्फ्लेशन होती है, जबकि इसमें आप प्रोमिनेंट वेसल देखने को मिलेगा, अपीयरेंस इसमें ब्लू ब्लड और इसमें पंख पफर आ जाती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एम्फीसीमा की माइक्रोस्कोपिक फीचर पूछ रहा है। तो एम्फीसीमा के अंदर नंबर 1 है कि जो एल्वुलाई होते हैं एबनॉर्मली लार्ज होते हैं, नंबर 2 थिन सेप्टा विद सेंट्रो एसिनार फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, नंबर 3 लॉस ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द एल्वुलाई एंड द आउटर वॉल ऑफ स्मॉल एयरवे, नंबर 3 पोर्स ऑफ कोन इतने ज्यादा हो जाती है कि जो सेप्टा है वो फ्लोट करते हुए नजर आ रहे होते हैं, नंबर 5 डिक्रीज इन द कैपिलरी बेड एरिया, नंबर 6 के ब्लेब्स की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है जो कि आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल को वास्कुलेचर को कंप्रेस करेगा। तो क्या क्या चीजें हैं, या तो एल्वुलाई एब्नॉर्मली लार्ज हो गए, नंबर 2 थिन सेप्टा होगा, नंबर 3 फोकल सेंट्रल एसिनार फाइब्रोसिस होती है, लॉस ऑफ अटैचमेंट देखने को मिल सकती है, पोर्स ऑफ कोन आपको बहुत ज्यादा बड़ी देखने को मिल सकती है, कैपिलरी बेड एरिया कम देखने को मिलेगा, ओके क्लियर। और आपको ब्लेब्स की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। और इसकी पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस की अच्छा इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल एसिनार और पैन एसिनार। सेंट्रल एसिनार के अंदर क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से, पैन एसिनार आपके पूरे के पूरे लोब्यूल को इन्वॉल्व करता होता है, सेंट्रल एसिनार से प्रोक्सिमल को इन्वॉल्व करता होता है। इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर स्मोकिंग या एयर पोल्यूटेंट या जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इसको आपने 3 में डिवाइड करना है, ऑक्सीडेंट जिसमें आप अपटोसिस और सेनेसेंस आ जाती है, फिर आपके इन्फ्लेमेटरी सेल है जिसमें आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की प्रोडक्शन हो जाती है, फिर प्रोटीज एंटी प्रोटीज बैलेंस, इन तीनों की वजह से एल्वुलर वाल की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, ओके। बाकी पूछ रहे हैं कि सीओपीडी के साथ कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा बताया हुआ है। और ओके, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, एस्थम और एम्फीसीमा, और इनकी मेजर पैथोलॉजी भी पूछी हुई है कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया और हाइपरसिक्रेशन देखने को मिलते हैं, ब्रोंकिएक्टिस में एयरवे की डायलेटेशन और स्कारिंग देखने को मिलती है, एस्थमा में स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया, एक्सेसिव म्यूकस और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, एम्फीसीमा में एयर स्पेस की डायलेटेशन देखने को मिलती है, ओके। तो ये आपने देख लेना। बाकी जो एम्फीसीमा के 4 पैटर्न होते हैं, सेंट्रल एसिनार, पैन एसिनार, इर्रेगुलर और पैरासेप्टल होता है। जो इर्रेगुलर वाला पैरासेप्टल उसको डिस्टल भी कहते होते हैं, स्पॉन्टेनियस निमोथोरस की वजह से होता है, खासतौर पर अपर हाफ ऑफ लंग में काफी ज्यादा होता है, क्लियर।
है, अपर हाफ ऑफ द लंग में होता है, और मोर स्ट्राइकली ये adjacent to the pleura at the margin of lobule या along the lobular connective tissue septa, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, स्कारिंग एटिलेक्टेसिस की वजह से आपको देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये तो हो जाएगा। बाकी हमारी ये भी ऑलमोस्ट ये भी कवर हो गई है। बाकी ग्रोथ में अगर बात करें तो अस्थमा में, एम्फीसीमा में क्या होगा, वॉल्यूमिनस लंग होते हैं, हार्ट को ओवरलाई कर रहे होगे, ओके, एपिकल ब्लेब्स या बुल्ले देखने को मिलेंगे जो कि रप्चर हो सकते हैं, यहाँ पर 2/3 ऑफ लंग्स को इन्वॉल्व करेगा। एबनॉर्मली लार्ज एल्विलाई होती है, थिन सेप्टा होगा सेपरेटेड बाय, और फोकल सेंट्री एसिनल फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। लॉस ऑफ अटैचमेंट है, पोर्स ऑफ कोन काफी बड़े बड़े होते हैं, कैपिलरी बेड एरिया कम हो जाएगा, ब्लेब्स या बुल्ले जो कि कंप्रेस करना शुरू कर देती है। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद स्मोकिंग रिलेटेड एम्फीसीमा क्या होता है, जेनेटिक नहीं होता, अल्फा 1 वाला जेनेटिक होता है, 14 नंबर क्रोमोसोम पे पड़ा होता है, इसकी वजह से सेंट्रल सिनार होगा, इसकी वजह से पैना सिनार होगा, ये अपर लोब में होता है, ये लोअर लोब में होगा, इसमें सीधा लिवर की सिरोसिस नहीं होगी, इसमें लिवर की सिरोसिस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, बाकी अस्थमा के अंदर क्या होगा, अस्थमा के जो की पॉइंट है इसमें आपको कफ का अटैक विद कॉपीज वाटर सिक्रेशन, एलर्जी या वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, स्प्रिंग सीजन में चारकोल लेटिन क्रिस्टल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अस्थमा का डायग्नोसिस है, पैथोजेनेसिस मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी मॉर्फोलॉजी फीचर देख लेते हैं। ओके, अस्थमा के, तो अस्थमा के अंदर क्या मॉर्फोलॉजी का फीचर होगा जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो इसमें जो आपने स्पुटम साइटोलॉजी या स्पुटम या ब्रोंकियोअल्वेओलर लैवेज के अंदर नंबर 1 आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्शमैन स्पाइरल देखने को मिलेगा। नंबर 2 चारकोल लेटिन क्रिस्टल है। नंबर 3 एयरवे रिमॉडलिंग, एयरवे रिमॉडलिंग के अंदर थिकनिंग ऑफ एयरवे वाल आ जाएगी। नंबर 2 सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस है। नंबर 3 इंक्रीज वेस्कुलैरिटी है। नंबर 4 इंक्रीज इन द साइज ऑफ सब म्यूकोसल ग्लैंड एंड द नंबर ऑफ गॉबलेट सेल है। नंबर 4 हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल और इंक्रीज ईसीएम प्रोडक्शन, ये आपको देखने को मिलती है। क्लियर, ये माना जाएगा। बाकी हमारी इसके बाद पूछ लिया कि इसमें 3 चीजें होती है, कर्शमैन स्पाइरल, चारकोल लेटिन क्रिस्टल, कैरियोला बॉडी होती है। बाकी इसकी पैथोजेनेसिस है। ठीक है, पैथोजेनेसिस यहाँ पर ओके, पैथोजेनेसिस बल्कि हम यहीं से तैयार कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होगा, एलर्जन आएगा, एलर्जन TH2 सेल को इंड्यूस करेगा, TH2 सेल 3 चीजें प्रोड्यूस करेगा, इंटरल्यूकिन 1 जो कि स्विचिंग करा देगा IgE की तरफ, इंटरल्यूकिन 5 जो कि क्या करेगा, इओसिनोफिल को बुलाना शुरू कर देगा, इंटरल्यूकिन 13 जो कि म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ा देगा और IgE की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा। ठीक हो गया। जो T सेल और जो एपिथेलियल सेल है वो आगे साइटोकाइन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो IgE अपने F सेल रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन वगैरह करवाना शुरू कर देगा और साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा जो आके अर्ली फेज या लेट फेज करना शुरू कर देते हैं। अर्ली फेज में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यानी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वेस्कुलर परमिबिलिटी और एडिमा वगैरह देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, और ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है। लेट फेज के अंदर आपको ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, TS की देखने को मिलती है, खासतौर पर जो TS17 है जो कि न्यूट्रोफिल को रिक्रूट करते होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये तो हो गया हमारी तैयार हो गया कि एलर्जन TS2 सेल को स्टिमुलेट करेगा। ठीक हो गया, वो आगे क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेगा जो कि क्लास स्विचिंग कराता है, इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल को बुलाती है, इंटरल्यूकिन जो 10 है ना, इंटरल्यूकिन 13 बल्कि आना चाहिए, इंटरल्यूकिन 13 म्यूकस की सिक्रेशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब री एक्सपोयर की वजह से क्या होगा, री एक्सपोयर की वजह से क्या होगा, प्री फॉर्म हिस्टामिन ग्रैन्यूल और ल्यूकोट्राइन C4D4 इनकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अर्ली फेज रिएक्शन होगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो सकती है मेजर बेसिक प्रोटीन की वजह से जो कि लेट फेज रिएक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनके मीडिएटर का। ओके, अब मीडिएटर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, मीडिएटर को आपने 3 में डिवाइड करना होता है। ओके, तो आपका जो पहले फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है, तो पहले फर्स्ट में आके ल्यूकोट्राइन C4D4 E4 आ जाती है। ओके, एसिटाइल आ जाएगा। ओके, इंटरल्यूकिन 5 आ जाएगा, गैलेक्टिन आ जाएगा। ठीक हो गया, गैलेक्टिन आ जाएगा। तो इसका मिमोनिक क्या होता है, मिमोनिक का इसका गेल है, गेल। ओके, गैलेक्टिन 10 आ जाएगा। इसके अलावा आपका एसिटाइल कोलिन आ जाएगा, आई से इंटरल्यूकिन 5 आ जाएगा और से ल्यूकोट्राइन C4D4 E4 आ जाएगा। बाकी इनके आपने फंक्शन लिख देने हैं। सेकंड के अंदर आपके मिमोनिक HPP है, HPP के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हिस्टामिन आ जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 आ जाएगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, और लास्ट में आएगा इंटरल्यूकिन 4, 13 और TNF, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद अस्थमा एक टॉपिक वाला याद रेडी हो गया। अर्ली फेज रिएक्शन और लेट फेज में क्या देखने को मिलेगा, अर्ली में आपको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, विजुडाइलेशन विद इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी है। ओके, और लेट फेज की तरह आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है कि जो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है और एयरवे रिमॉडलिंग आ जाएगी। क्लियर, तो लेट फेसेस के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन और एयरवे रिमॉडलिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाकी अस्थमा भी हो गया। अब ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर क्या होगा, क्रॉनिक कफ होती है, फुल स्मेलिंग स्पुटम आपको सुबह में देखने को मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्लेब्सरा लिखा हुआ है, हालांकि एच फ्लूएंजा आना चाहिए था, एच फ्लूएंजा या सूडोमोनास की वजह से होता है। अब इसकी एटियोलॉजी पूछ रही है ब्रोंकिएक्टेसिस की, तो ब्रोंकिएक्टेसिस कॉन्जेनिटल या हेरिडिटरी कंडीशन जो कि प्रीडिस्पोज कर देती है इन्फेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंट्रालोबार सर्कुलेशन ऑफ लंग है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है, प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेसिया है, कार्टाजिनस सिंड्रोम है। इसके अलावा एक्यूट नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, बैक्टीरिया वायरसेस हो सकता है। निमोनिक इसका बेसिक है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन या इम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या इडियोपैथिक आ जाती है। 2 इंपॉर्टेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेसिया इंपॉर्टेंट और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन आर द मेजर कंडीशन है। ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन के, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वो आगे एयरवे क्लियरेंस को करवा देते हैं। ओके, और ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकती है। 3 इंपॉर्टेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्टाजिनस सिंड्रोम, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी आ जाएगा।
ओके। इसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर ऑलरेडी डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर अब पैथोलॉजी पूछ रहा है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपको हाइपरट्रॉफी ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलता है, रीड इंडेक्स बढ़ जाएगा। एम्फीसीमा में एल्वियुलर सैक्स की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, लॉस ऑफ एयर कॉइल होता है, कोलैप्सिंग ऑफ एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन है। एस्थमा में रिवर्सिबल एयरवे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है। ब्रोंकिएक्टिस में परमानेंट डायलिटेशन होती है ब्रोंकाई की। इसके बाद इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का स्केच है। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें स्मोकिंग है, ऑक्यूपेशनल कैंसर है या इरिटेंट आ जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, पर्सिस्टेंट एपिथेलियल इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन है, वो आगे प्रो फाइब्रोजेनिक फैक्टर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जिसकी वजह से एब्नॉर्मल इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है, कोलेजन की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, फाइब्रोसिस हो जाएगा। इसके बाद निमोनिया वाले पॉइंट्स है। तो कहती है कि निमोनिया के अंदर जो हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर 4 बैक्टीरिया बताओ। तो 4 बैक्टीरिया कौन कौन से हमारे होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही आ जाएगा, सबसे मोस्ट कॉमन है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला मोस्ट कॉमनली कॉज, यानी सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आ जाएगा। ओके, ठीक है, मोस्ट कॉमन कहा जाए लोबार निमोनिया करवा देगा। लोबार निमोनिया के अंदर 4 स्टेजेस होती है, कंजेशन, रेट हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन आ जाती है। जो एच इन्फ्लुएंजा और मोक्सिला कैटेरियलिस सीओपीडी में करवा देते हैं। स्टेफ ऑरियस आपको वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ जाएगा। क्लेप्सिला निमोनिया अल्कोहलिक्स में आता है। सूडोमोनास एरिथ्रोजा सिस्टिक फाइब्रोसिस या न्यूट्रोपिनिया में, रीजनल निमोफिला इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड में करवाता होता है। क्लियर। और इसके बाद इसके 4 स्टेजेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कंजेशन, रेट हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन आना शुरू हो जाती है। क्लियर। और इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं, तो हम पहले ही मतलब उसको देख लेते हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? कंजेशन है, रेट हेपेटाइजेशन है। कंजेशन के अंदर जो लंग्स होता है ना, रेड हैवी बॉगी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर रेड फर्म जाके रेड हेपेटाइजेशन के अंदर जो लोब होगा वो रेड फर्म और एयरलेस हो जाएगा, लाइक लीवर। तो कंजेशन के अंदर क्या होगा? कंजेशन के अंदर इंट्राएल्वुलर एडिमा होता है। नंबर 2 बैक्टीरिया देखने को मिलता है। रेड हेपेटाइजेशन के अंदर आपको न्यूट्रोफिल और आरबीसी देखने को मिलेगा। ग्रे हेपेटाइजेशन में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है और फिब्रिनो सुपरेटिव एक्सुडेट आ जाएगा। रेजोल्यूशन के अंदर एल्वुलर स्पेसिस जो एक्सुडेट होता है वो ब्रेकन डाउन हो जाएगा बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन, जिसकी वजह से सेमी फ्लूइड डेब्रिस होगा जो कि रिसॉल्व हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या आ जाती है? कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक बी से आ जाएगा बैक्टीरियल डिसएमिनेशन, जिसकी वजह से निमोनिक है सेम। ऐसे सुपरेटिव आर्थराइटिस, ए से आ जाएगा आपका एंड एब्सेस आ जाएगा। ई से एम से एंडो मेनिंजाइटिस और ई से एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा। ओके, ए से एब्सेस फॉर्मेशन है, खासतौर पर निमोकोकल या क्लेप्सिला आ जाएगा। और ई से एम्पाइमा हो जाएगा। एम्पाइमा क्यों होगा? इंट्राप्लूरल फिब्रिनो सुपरेटिव रिएक्शन की वजह से। क्लियर। तो ऑलमोस्ट हमने ये सारा तैयार कर लिया है। ओके, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। ओके, अब वो पूछ रहे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर कौन कौन से पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आपको देखने को मिलते हैं। ओके, बट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट। द पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट को आपने 2 में डिवाइड करना होता है। क्लियर। एक होगा डिफ्यूज और एक होगा फोकल। तो फोकल के अंदर कॉमन जो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट में पीसीडी एडिनोसिस जुरोविकाई साइटोमेगालोवायरस ड्रग रिएक्शन है। जबकि फोकल के अंदर कौन कौन से आ जाती है? फोकल के अंदर आपने नोट कर लेनी है कि इसका निमोनिक स्कैम स्टफ ऑरियस आ जाएगा। ओके, सी से आ जाएगा, कैंडिडा आ जाएगा, एस्परजिलस आ जाएगा, मैलिग्नेंसी आ जाती है। ठीक है। बाकी एचआईवी के अंदर क्या बैक्टीरिया में है? स्टफ ऑरियस और इन्फ्लुएंजा टीबी का हो सकता है। निमोसिस निमोनियाई वायरस में साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस, फंजाई में कैंडिडा, एस्परजिलस आना शुरू हो जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निमोनिया? तो निमोनिया की डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया लाइक देख लो, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हेल्थ केयर एसोसिएटेड के अंदर उसका निमोनिक एसपीएसएस है, स्टेफिलोकोकस निमोनिया, सूडोमोनास, स्टेफ ऑरियस आ जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड के अंदर कौन कौन सी आ जाती है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड के अंदर आपकी आ जाती है स्टेफ ऑरियस आ जाएगा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट वाला। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा आपके एंटीरोबैक्टीरियस आ जाएंगे। ओके, तो इसके बाद एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया में एरोबिक और एनारोबिक दोनों देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लंग एब्सेस का भी सेम मैकेनिज्म है। क्रॉनिक निमोनिया एमईएन की वजह से होता है, लाइक माइकोबैक्टीरियम हो गया, नोकार्डिया हो गया, एक्टिनोमाइसिस हो गया। बाकी निमोनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लंग्स ट्यूमर में आ जाओ। लंग्स ट्यूमर के अंदर आपने पहले ट्यूमर के नाम पूछ रहा है। ओके, तो ट्यूमर के नाम कौन कौन से? आपने स्केच को तैयार करना है, लाइक एडिनोकार्सिनोमा। इस स्केच को तैयार करना है कि एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाएगा, एंडोक्राइन आ जाएगा और अदर अनकॉमन आ जाएगा। एडिनोकार्सिनोमा में लैपेडिक वाले पैटर्न है, यानी प्रीडोमिनेंट पैटर्न कौन कौन सी है। इसके बाद म्यूसिनस, इन्वेसिव म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा और इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमा आना शुरू हो जाएगा, जिसमें नॉन म्यूसिनस और म्यूसिनस आ जाएगा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में मिमोनिक है, बैंक, बेजुलाइट, नॉन केराटिनाइजिंग, केराटिनाइजिंग है। न्यूरो एंडोक्राइन के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, कंबाइंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा, कंबाइंड लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा और कार्सिनोइड ट्यूमर जो कि टिपिकल या टिपिकल कैटेगरी के हो सकते हैं। इसके अलावा अदर अनकॉमन टाइप्स के अंदर लार्ज सेल कार्सिनोमा आ सकता है, एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा आ जाएगा, सार्कोमेटाइड कार्सिनोमा आ जाएगा। ठीक है, लार्ज सेल एडिनोस्क्वेमस ये टाइप आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसके बाद स्कैंड्रेड चेंजेस ड्यू टू द ट्यूमर। तो स्कैंड्रेड पैथोलॉजी ट्यूमर की वजह से क्या क्या हो सकता है? इसका निमोनिक है, सोप्स है, सोप्स। ऐसे क्या होगा? सीवियर सुपरेटिव अल्सरेटिव ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिएक्टिस हो सकता है, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फोकल एम्फीसीमा या एटिलेक्टिसिस है। ओके, ए से एब्सेस हो सकती है, पल्मोनरी एब्सेस। ओके, पी से आपका पेरिकार्डिटिस या प्लूराइटिस हो सकता है। ओके, एस से क्या होगा? सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम और एक हॉर्नर सिंड्रोम भी आ जाएगा।
ओके, बट अदर टियोलॉजिकल फैक्टर फॉर द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो टियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहले सिगरेट स्मोकिंग आ जाएगा, फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल हैजर्ड है, फिर इसके बाद तीसरा आ जाएगा एयर पोल्यूशन आ जाएगा, लास्ट में एक्वायर्ड जेनेटिक म्यूटेशन लाइक एडिनो कार्सिनोमा के अंदर EGFR और ELK की होती है। ओके, ठीक हो गया। और उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में CD कैन2 है और P53 की होती है। स्मॉल सेल के अंदर रेटिनोब्लास्टोमा और P53 की होती है। ओके, बाकी ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, स्पायरोमेट्री के टेस्ट बताएगा सारे। ओके, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव है मसला ऑब्स्ट्रक्शन में पड़ा हुआ होता है। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी इसमें बढ़ जाती है, इसमें कम देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, इसमें मसला इंस्पायरेशन में होता है, इसमें मसला एक्सपायरेशन में होता है। बाकी डिजीज के नाम आपको ऑलरेडी आते होते हैं। कोलबर्कर न्यूमोकोनियोसिस को डिफाइन करें। ओके, तो कोलबर्कर न्यूमोकोनियोसिस होता है कि नॉन न्यूप्लास्टिक लंग रिएक्शन होता है टू द इनहेलेशन ऑफ मिनरल डस्ट, यानी मिनरल डस्ट के इनहेलेशन की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। खासतौर पर वर्क प्लेस में इनकाउंटर्ड होता है। ओके, तो कोलबर्कर न्यूमोकोनियोसिस का एक्सपोजर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। पैथोलॉजिकल में क्या होगा? डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो सकती है, कैप्लान सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और माइल्ड एक्सपोजर की वजह से क्या होगा? एंथ्राकोसिस हो जाएगी, कार्बन लेडेन मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसके बाद समाल सेल कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करनी है कि ये मेजर ब्रोंका ये पेरिफेरी और लंग से निकलते हैं, प्री इन्वेसिव इनमें फेस नहीं देखने को मिलता। क्लियर? ओके, अब ये ट्यूमर काफी छोटे छोटे साइज के होते हैं। ओके, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस देखने को मिलती होती है, माइटोटिक काउंट काफी ज्यादा होती है, बेसोफिलिक स्टेनिंग हो सकती है वैस्कुलर वॉल की ड्यू टू इनक्रस्टेशन बाय द TNA फ्रॉम द ट्यूमर सेल जिसको एजोपार्डी फैट कहते होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंस न्यूरोस्केलेटरी ग्रैन्युल्स में CD56 क्रोमोग्रानिन और साइनेप्टोफेजन ये आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, बाकी ट्यूमर से कौन कौन से पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। लाइक हमारा ADH प्रोड्यूस हो सकता है, इसके अलावा ACTH प्रोड्यूस हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, पैराथॉर्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन E, साइटोकाइन है, कैल्सिटोनिन है, ग्राइंडोट्रोपिन है, सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन है। इसके अलावा लिम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम है, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक कैंथोसिस नाइग्रिकन ल्यूकोमाइट रिएक्शन, ट्रेजिफ सिंड्रोम और हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद राइट नोट ऑन मेसोथेलियोमा, तो मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है। ओके, ठीक है, लेकिन जो हमारा होता है ना सोलेटरी फाइब्रस वाला, ये CDKN2A की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके, नहीं, ये मैलिग्नेंट वाला CDKN2A की वजह से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, तो इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा कि आपको जो ये जो ट्यूमर होता है ना, थिक होता है, फर्म वाइट प्लूरल प्लैक होगा, प्लूरल ट्यूमर होगा जो कि लंग को इंशीथ कर रहा होगा। बाकी इसके दो टाइप का होता है, एपिथेलियल टाइप और सार्कोमेटाइड टाइप या बाइफेजिक भी हो सकता है। जो एपिथेलियल टाइप है ना, ये क्या बनाएगा? क्यूबाइडल कोलमनर रिफ्लेक्टेंट सेल जो कि ट्यूबुलर या पैपिलरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। और एक कैलेटिनिन पॉजिटिव होती है, WT1 पॉजिटिव होते हैं, साइटोकैरेटिन P6 पॉजिटिव होते हैं, पोडोप्लानिन पॉजिटिव होते हैं और क्लाडिन 4 नेगेटिव होते हैं। ओके, तो ये मेसोथेलियोमा हो गया। बाकी एम्पाइमा के अंदर पहले कंजेशन होती है, फिर एटिपाइटिजेशन, ग्रे पैटिजेशन, फिर इसके बाद पैरान्यूमोनिक एफ्यूजन और लास्ट में एम्पाइमा हो सकता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट वही वाली है, लंग एब्सेस हो सकती है, पल्मोनरी एब्सेस हो गया, या प्लूराइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पायोथोरैक्स, एम्पाइमा ये हो सकता है। ओके, या बैक्टीरियल डिसेमिनेशन हो सकती है। आगे COPD वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है? हाइपोक्सिया, कोर पल्मोनल, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है, या कोमा हो सकता है। यानी कोर पल्मोनल का पहले हाइपोक्सिया की वजह से कोर पल्मोनल होगा। असल में हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसकी वजह से कोर पल्मोनल होगा। ओके, या टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, या रिस्पिरेटरी एसिडोसिस या कोमा हो सकता है।